बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि EIGRP। EIGRP एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है और हाइब्रिड प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल को कहा जाता है जो कि लिंक स्टेट वेक्टर प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल दोनों की खुसूसियात रखता है। ऐसे प्रोटोकॉल को हम लोग हाइब्रिड प्रोटोकॉल कहते हैं। अब जो हाइब्रिड प्रोटोकॉल है ये बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम और डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम दोनों को इस्तेमाल करते हुए अपने डिसीजंस जो हैं वो लेता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हमने जो प्रोटोकॉल कवर करना है EIGRP इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल, इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी करवाऊंगा और इसके फीचर्स जो हैं उनके बारे में भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो IGRP प्रोटोकॉल जो है उसकी एडवांस फॉर्म है। ठीक है, IGRP प्रोटोकॉल जो है ये सिस्को ने डिज़ाइन किया था और सिस्को इसे सिर्फ और सिर्फ अपने राउटर्स के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाज़त देता था IGRP को। उसके बाद सिस्को ने इसे ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के तौर पे प्रोवाइड कर दिया और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई, कुछ जो ड्रॉबैक्स थे उन्हें रिमूव किया गया। रिमूव करने के बाद इसे नया नाम दे दिया गया इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसीलिए इसे एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल कहा जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस वेक्टर जो हमारे पास कैटेगरी थी प्रोटोकॉल्स की उससे ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद इसे जी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, पहले ये इनिशियली जो है ये सिस्को की प्रॉपर्टी था लेकिन उसके बाद इसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया गया। ठीक है, जब ये सिस्को की प्रॉपर्टी था तो तब ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स के ऊपर रन किया जा सकता था, लेकिन जब इसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया गया उसके बाद आप इसे हर किस्म के राउटर के ऊपर रन कर सकते हैं, चाहे वो सिस्को का हो, जूनिपर का हो, हवावे का हो। ठीक है, ये जितने भी ब्रांड्स आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं हर एक के ऊपर ये प्रोटोकॉल जो है वो रन हो सकता है। फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल और क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल वो होता है जिसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट IP एड्रेसेस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके पास IP एड्रेसेस की जो रेंज है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करेंगे भी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड लेंथ जो है वो एप्लीकेबल करने की जो है वो सहूलत मौजूद है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ FLSM जो है अप्लाई कर सकते हैं क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर। जबकि क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं इनके ऊपर आप लोग FLSM और VLSM जो है वो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। आप जितना चाहें नेटवर्क का साइज जो है बना सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना चाहें उतना उसे छोटे से छोटा किया जा सकता है, जितना चाहें उसे बड़े से बड़ा किया जा सकता है। फिर हमारे पास है जी फोर्थ प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑल फीचर्स ऑफ IGRP, क्योंकि एक्चुअल में EIGRP जो है वो IGRP की इन्हांस्ड फॉर्म है, तो जो खूबियाँ मौजूद थी IGRP के अंदर वो इसके अंदर रहने दी गई हैं, बल्कि जो ड्रॉबैक्स थे सिर्फ और सिर्फ उसे रिमूव किया गया है। फिर था जी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी के तौर पे मैक्स हॉप काउंट इज़ 255। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके अंदर 100 जो है वो हॉप काउंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन आप इसे कन्फिगर करके 255 तक लेके जा सकते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ा था RIP यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसके अंदर मैक्सिमम हॉप काउंट्स जो हैं वो 15 थे। जब मैक्सिमम हॉप काउंट्स 15 थे इसका मतलब है कि आपके पास जो टोटल नेटवर्क का साइज था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 राउटर जो हैं वो कनेक्ट हो सकते थे। जबकि इसके अंदर जो है आप लोग नेटवर्क्स जो हैं यानी कि नेटवर्क के अंदर मौजूद राउटर्स जो हैं उनकी तादाद 255 + 1 कर लें, यानी कि 256 जो है राउटर्स हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 90 है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को हम लोग प्रायोरिटी कंसिडर करते हैं, यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि मुख्तलिफ जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं हर एक की प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट है, जिसकी कौन सा कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होता है
उसकी बात को या उसकी एडवर्टाइजमेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है राउटर जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम है उसे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेट कंसिडर किया जाता है, और बाकी राउटर्स भी कोशिश करते हैं कि उसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वाली इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें। फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिज़ाइन। फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिज़ाइन से मुराद ये है कि आपने जब एक दफ़ा नेटवर्क डिज़ाइन कर लिया तो अगर आप उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि किसी नए राउटर को इस नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं या पहले से मौजूद राउटर्स को नेटवर्क में से निकालते हैं, तो बाकी नेटवर्क जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो है खुद ही अपने आप को दोबारा से जो है वो रनिंग फॉर्म के अंदर ले आता है। फिर हमारे पास एक और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टी कास्ट एंड यूनिकास्ट इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट। ठीक है, जो हमारे पास पुराने राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे उनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो यही था कि वो ब्रॉडकास्टिंग करते थे अपने राउटिंग टेबल की। जब वो अपने राउटिंग टेबल्स की ब्रॉडकास्टिंग करते थे तो उसमें बैंडविड्थ का बहुत सारा हिस्सा जो है वो खुद ही कंज्यूम कर जाते थे, जिसकी वजह से बाकी नेटवर्क ट्रैफिक के लिए जो है वो बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा कम तादाद में बचती थी। जबकि जो हमारा EIGRP है ये मल्टी कास्ट करता है या फिर यूनिकास्ट करता है, यानी कि जिस राउटर को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ उसी राउटर तक इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, हर एक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड की जाती। फिर ये हमारे पास एक सेकंड लास्ट पॉइंट है 100% लूप फ्री क्लासलेस राउटिंग। अच्छा, ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसे मैं नेक्स्ट आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊँगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, उसके अंदर मैं इसे डिस्कस करूँगा कि ये 100% लूप फ्री जो है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। उसके अलावा जी इसका लास्ट पॉइंट है जी, ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है कि इसकी कन्फिगर करना जो है इंतहाई आसान है वैन के अंदर भी और लैन के अंदर भी। अभी मैं आप लोगों को इसे कन्फिगर करके भी दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसे कन्फिगर करना जो है कितना ज़्यादा आसान है। अब इसकी हम लोग वर्किंग देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है। ये है जी हमारे पास इसकी वर्किंग डायग्राम। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास सिनेरियो के अंदर दो राउटर्स मौजूद हैं, एक राउटर ए है और दूसरा है हमारे पास राउटर बी। राउटर ए जो है वो राउटर बी के साथ कनेक्ट करना चाहता है और इन दोनों राउटर्स के ऊपर अभी इनिशियली हमें नहीं पता कि EIGRP जो है वो मौजूद है राउटिंग प्रोटोकॉल के तौर पे। तो राउटर ए जो है वो हेलो मैसेज सेंड करता है और इसमें आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है अपने बारे में आई एम ए राउटर हु इज़ ऑन द लिंक। ठीक है, जिसमें वो बता रहा है अपना नाम यानी अपना यूज़र नेम और ये भी बताएगा कि मैं लिंक के ऊपर मौजूद हूँ यानी कि कनेक्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये भी वो पूछेगा कि हु इज़ ऑन द लिंक यानी कि दूसरी साइड पे जो राउटर है वो कौन सा है। तो दूसरी साइड पे जो हमारे पास राउटर बी है वो इस हेलो के रिस्पॉन्स में जो सा कहते हैं दोबारा से एक हेलो मैसेज सेंड कर रहा है, हेलो आई एम राउटर बी। और यहाँ पर वो जो सेकंड मैसेज कर रहा है या रिप्लाई कर रहा है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बल्कि अगर वो इसके साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वो अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसे फौरी तौर पे दे देगा। Here is my complete routing information। आप देख सकते हैं कि उसने जो राउटर बी है अगर वो इसके साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वो अपनी कंप्लीट राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इसे प्रोवाइड करेगा। अब जो कंप्लीट राउटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें तीन किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तीन किस्म के टेबल्स जो है वो अपने साथ इसके साथ शेयर करेगा। पहला टेबल जो होगा उसका नेबर टेबल है, दूसरा है उसका टोपोलॉजी टेबल, फिर है जी उसका राउटिंग टेबल। आप लोग अभी तक फिलहाल सिर्फ और सिर्फ राउटिंग टेबल के बारे में जानते हैं या फिर नेबर टेबल के बारे में जानते हैं, टोपोलॉजी टेबल के बारे में नहीं जानते। अब नेबर टेबल क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। दो राउटर्स जो हैं आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि ये दो राउटर्स ही बस आपस में कनेक्ट हों, मे भी पॉसिबल है कि राउटर ए जो है वो फर्दर आगे किसी मजीद 4-5 राउटर्स के साथ कनेक्ट हो। तो जिन राउटर्स के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नेबर टेबल के अंदर मौजूद होगी। तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन राउटर बी को दे रहा है कि इन राउटर्स के साथ मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है नेबर टेबल के थ्रू इसे प्रोवाइड करेगा। फिर है जी यहाँ पर टोपोलॉजी टेबल। ये टोपोलॉजी टेबल जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा, फिलहाल जो है आप इसे जो है एज अ इंफॉर्मेशन ही जो है वो रखें अपने पास। ठीक है, और फिर ये राउटिंग टेबल आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये अपने पास जितने भी सोर्सेज से मौजूद लेके डेस्टिनेशन तक जितने भी इसके पाथ्स हैं ये सब की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर करके अपने पास रखता है। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास, ये है जी EIGRP मैट्रिक। EIGRP मैट्रिक से क्या मुराद है, यानी कि वो फार्मूला जिसकी बेस के ऊपर हमारा EIGRP प्रोटोकॉल जो है डिसीजन लेता है।
अब ये हमारा जो फार्मूला है या इसका डिसीजन जो है वो 5 चीज़ों के ऊपर बेस करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था EIGRP के जी बैंडविड्थ की बेस के ऊपर डिसीजन लेता है। वो सिर्फ एक जो है पॉइंट जो है उसके बारे में बताया था, बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं उनके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि जनरली जो जब आपको ओवरऑल व्यू देना होता है तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट बैंडविड्थ ही डिस्कस किया जाता है। लेकिन डिसीजन एक्चुअल में 5 जो है वो एलिमेंट्स को कंबाइन जो है वो कंसिडर करके फिर जो है वो लिया जाता है। अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान में जमा का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये जमा का निशान नहीं है एक्चुअल में, ना ही इनकी वैल्यूज़ को जमा किया जाता है, बल्कि ये कंसिडर करने के लिए या ये शो करवाने के लिए कि इन 5 चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर जिसने इस फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक्चुअल में यानी कि किसी भी वायर में से कितना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, या किसी भी इंटरफेस से जो है कितना डाटा एक टाइम में शेयर हो सकता है, उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। फिर आ जाता है जी डिले टाइम। ठीक है, डिले टाइम क्या होता है, या फिर लोड टाइम जो है वो क्या होता है। ठीक है, या फिर लोड, इसे लोड टाइम भी कहा जाता है, लोड भी कहा जाता है। सबसे पहले डिले टाइम के बारे में बता देता हूँ। जब भी लैन से इंफॉर्मेशन जो है वो राउटर तक पहुंचती है, राउटर उसे फौरी तौर पे जो है आगे पास ऑन नहीं करता, पहले उसे बफर के अंदर स्टोर करता है, यानी एक मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, उसे ऑथेंटिकेट करता है, यानी कि उसके सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के पैकेट्स को रीड करता है, इन दोनों एड्रेसेस को रीड करता है। रीड करने के लिए उसे जो टाइम लगता है, यानी कि पैकेट को पहले आगे हैंड ओवर करने से पहले जो टाइम लगता है उसे हम डिले टाइम कहते हैं। फिर दूसरा है जी हमारे पास लोड। लोड से मुराद ये है कि एक राउटर के साथ कितनी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ये भी इस चीज़ के डिसीजन के अंदर लाजमी तौर पे कंसिडर की जाती है। फिर है जी उसके बाद MTU, जिसका स्टैंड्स फॉर है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। MTU से मुराद ये है कि जो पैकेट्स सेंड किए जा रहे हैं उनका साइज क्या है, उसे भी इस डिसीजन के अंदर लाजमी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये डिसाइड करने से पहले कि आया इस लिंक के ऊपर डाटा सेंड किया जाएगा या नहीं सेंड किया जाएगा। फिर है जी ये हमारे पास रिलायबिलिटी। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव के अंदर जाती है, 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव के अंदर जाती है। अब इसकी वैल्यू किस तरह से नेगेटिव के अंदर जाती है, फॉर एग्जांपल 2 राउटर्स जो हैं आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करनी शुरू की और कुछ अरसे के बाद राउटर B जो है वो शट डाउन हो गया या फिर रीस्टार्ट हो गया, तो राउटर A जो है वो राउटर B को -1 मार्क्स जो है हर दफ़ा शट डाउन होने पर या रीस्टार्ट होने पर -1 मार्क्स देता जाता है। जितनी दफ़ा वो जो है शट डाउन या रीस्टार्ट होता है उसके नेगेटिव मार्क्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, यानी उसकी रिलायबिलिटी कम होती जाती है। इन सभी चीज़ों को एज होल जो सा कहते हैं कंसिडर करते हुए सभी एलिमेंट्स को जो है मुख्तलिफ लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हुए डिसीजन करता है EIGRP प्रोटोकॉल के उसने नेटवर्क को किस तरह से डिज़ाइन करना है, यानी ट्रैफिक को किस तरह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास EIGRP also pre-calculates the second best route if satisfy the feasibility condition। अब ये EIGRP वाहिद प्रोटोकॉल है जो कि बेस्ट रूट कैलकुलेट करने के अलावा जो है बैकअप पाथ भी कैलकुलेट करके रखता है अपने पास पहले से ही, यानी अगर किसी वजह से भी नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर ये फौरी तौर पे बैकअप पाथ के ऊपर ट्रैफिक को भेजना शुरू कर दे। लेकिन ये जो बैकअप पाथ कैलकुलेट करता है, ये बैकअप पाथ जो है वो डिपेंड करता है फिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब ये फिजिबिलिटी कंडीशन जो है ये क्या है जी हमारे पास, ये है जी हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस। अगर जो सा हमारे पास करंट सक्सेसर का यानी कि करंट जो हमारे पास बेस्ट पाथ है उसका ग्रेटर देन है हमारे पास एडवर्टाइज डिस्टेंस है, तो जो है ये बैकअप पाथ कैलकुलेट करके रखता है, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं करता। इस स्लाइड में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होगी, नेक्स्ट डायग्राम जो है उससे समझाता हूँ, काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये मेरे पास एक टोपोलॉजी मौजूद है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो नंबर्स दिए गए हैं इन टोपोलॉजीज़ को, यानी कि इस एक राउटर से राउटर B तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इसे एज वैल्यू जो है सारे उन फैक्टर्स को कंबाइन करके जो है वो कैलकुलेट किया गया है हमारे पास 1000। इसी तरह राउटर B से राउटर F तक 1000 है और मुख्तलिफ राउटर से जो है वैल्यूज़ मुख्तलिफ जो है वो कैलकुलेट की गई हैं। ठीक है, आप इसे कॉस्ट कह सकते हैं, मुख्तलिफ कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की गई हैं, या डिस्टेंस भी कहा जाता है कुछ जगह पे, लेकिन हम कॉस्ट जो है वो इसे कंसिडर करते हैं। अब A जो है वो हमारे पास सोर्स है जबकि F जो है हमारे पास डेस्टिनेशन है। A से F तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 पाथ्स मौजूद हैं, या तो हम A B F तक जाएं,
ठीक है, इसी तरह ACF या फिर ADE और F तक जाएं। अब इसमें हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस जो है वो क्या है और एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम A से B और B से F तक जाना चाहते हैं, तो राउटर B जो है अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, वो बताएगा कि उससे F तक का डिस्टेंस कितना है या कॉस्ट कितनी है, तो इसे हम एडवर्टाइज डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, जब राउटर B जो है बता रहा है कि उसके जो सा कहते हैं करंट सिचुएशन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो है वो कॉस्ट 1000 है, तो हम उसे राउटर B से A तक यानी कि जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है उससे राउटर B तक का जो कॉस्ट है उसे उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आता है उसे हम फिजिबल डिस्टेंस कहते हैं। यानी अगर मैं राउटर A से राउटर F तक का टोटल जो उनसे कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ पहले पाथ को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो हमारे पास होता है फिजिबल डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं राउटर B से यानी कि अपने नेक्स्ट हॉप से हमारे अपने डेस्टिनेशन तक का जो है वो कॉस्ट देखता हूं, तो उसे मैं एडवर्टाइज डिस्टेंस कहता हूं। ठीक है, अब अगर मेरे पास C से आगे F तक मैं एडवर्टाइज डिस्टेंस देखूं तो ये मेरे पास 1500 बनता है, लेकिन अगर मैं A से F तक का इस पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो डिस्टेंस देखूंगा तो मेरे पास फिजिबल डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि मेरे पास 3000 जो है वो बनता है। इसी तरह अगर मैं A से D और D से E और E से F तक जाता हूँ राउटर तक, तो मेरे पास जो एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा वो मेरे पास आएगा 5000 और मेरे पास जो फिजिबल डिस्टेंस है वो आ रहा है मेरे पास 7000। अब ये पूरा टेबल जनरेट करने के बाद EIGRP जो है फिजिबल डिस्टेंस में जो सबसे कम डिस्टेंस होता है उसे बेस्ट रूट के तौर पे सिलेक्ट कर लेता है। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास जो सबसे कम कॉस्ट जो आ रही है वो ABF की आ रही है। ठीक है, इसे इसने बेस्ट पाथ के तौर पे सिलेक्ट कर लिया और इसके थ्रू जो है वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड कर रहा है। लेकिन इसने एक बैकअप पाथ जो है वो अपने पास रखना है। बैकअप पाथ क्या करता है, ये बाकी जो इसके पास राउट्स मौजूद हैं उसमें से देखता है कि क्या कोई ऐसा रूट मौजूद है जहां पर एडवर्टाइज डिस्टेंस जो है उसके फिजिबल डिस्टेंस से कम है। अब यहाँ पर इसका फिजिबल डिस्टेंस है 2000, यहाँ पर एडवर्टाइज डिस्टेंस जो है वो है 1500, तो ये सेकंड रूट जो है इसे अपना बैकअप रूट जो है वो बना के रखेगा। यानी अगर किसी वजह से ABF का जो है वो डिस्टेंस पाथ जो है वो डाउन हो जाता है, तो ये फौरी तौर पे बगैर किसी कैलकुलेशन के जो सेकंड पाथ है इसे सिलेक्ट कर लेगा बैकअप पाथ के तौर पे। फर्ज करते हैं कि अगर हमारे पास जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो कम नहीं होता, यानी कि बैकअप कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ये बैकअप पाथ कैलकुलेट नहीं करके रखता पहले से। ये है जी हमारे पास फिजिबिलिटी कंडीशन अगर गलत हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने उसी टोपोलॉजी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और यहाँ पर सेम वही पाथ्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेकंड पाथ है उसका एडवर्टाइज डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन हो गया हम अपने फिजिबल डिस्टेंस से। अब इस सूरत के अंदर राउटर क्या करेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेस्ट पाथ ही कैलकुलेट करके रखेगा, वो बैकअप पाथ कैलकुलेट करके नहीं रखेगा, क्योंकि फिजिबल डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन होता अगर हमारे जो सा कहते हैं एडवर्टाइज डिस्टेंस से, तब भी वो इसे बैकअप पाथ के तौर पे कंसिडर करता। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो कर लेते हैं कि इसे किस तरह से जो है वो लैब के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। ये मेरे पास एक 3 राउटर्स वाली टोपोलॉजी है। अच्छा, मैं एक पॉइंट बताना भूल गया कि ये जो बैकअप पाथ की इंफॉर्मेशन जो है वो टोपोलॉजी नाम के टेबल जो कि अभी हमने स्लाइड्स के अंदर देखा था उसके अंदर मौजूद होती है। मैंने अभी बताया था, पॉइंट्स बताते वक्त जो है मैं मिस कर गया था इस पॉइंट को, कि आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर जो है वो एक्चुअल में जो बैकअप पाथ्स होते हैं या फिजिबिलिटी कंडीशन होती है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस टोपोलॉजी टेबल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, कि अगर उसने बैकअप पाथ कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखेगा टोपोलॉजी टेबल के अंदर। नेबर टेबल के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है, जबकि राउटिंग टेबल के मुतालिक तो आप लोग पहले से जानते हैं कि राउटिंग टेबल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये मेरे पास एक टोपोलॉजी है
इसमें किसी भी किस्म की कोई भी जो है कन्फिग्रेशंस पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है, ख़ास तौर पे राउटिंग से रिलेटेड। बाकी कन्फिग्रेशंस जो हैं वो एज इट इज़ मौजूद है इंटरफेसेस की और आईपी एड्रेसेस की, तो वो आप लोगों ने पहले से की हुई हैं। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसे कन्फिगर करता हूँ। तो कन्फिगर टर्मिनल के अंदर जाके आप कमांड देंगे राउट, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं EIGRP जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे, और EIGRP के बाद आप यहाँ पर एक ख़ास नंबर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको एक इंटीजर नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है 1 से लेके 65,535 तक हो सकती है, ठीक है। उसकी रीज़न भी मैं बता देता हूँ बाद में। फ़िलहाल जो है आप यहाँ पे मैं 100 दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क्स हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट दूंगा। नेटवर्क इस पे कनेक्टेड है मेरे राउटर के ऊपर 10.0.0 है कन्फिगर। इसके अलावा 192.168.1.0, ठीक है। इसी तरह राउटर 2 के ऊपर जाके सबसे पहले एनेबल कमांड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे राउटर EIGRP, यहाँ पे भी सेम वही नंबर होना चाहिए जो आप पिछले राउटर के ऊपर देखे हैं। अच्छा, ये सेम नंबर देने से एक तरह से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है। अगर तो राउटर जो है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है वो आपका EIGRP नंबर जानता होगा, तभी आप उसे अपने साथ कनेक्टिविटी जो है वो अलाउ करेंगे, ठीक है। अगर वो आपका EIGRP नंबर नहीं जानता तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये नंबर एक्चुअल में सिक्योरिटी जो है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस राउटर के ऊपर 3 नेटवर्क्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर हैं। ये 3 नेटवर्क्स के बारे में जानता है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं। मैं सेम नंबर यहाँ पे भी वही प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस राउटर्स के ऊपर दिया है, और हमारा ये वाला राउटर जो है ये 2 नेटवर्क्स के बारे में जानता है। अब जी हमने सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं कर दी हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो कर लें, और उसके बाद हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ये जी एडवर्टाइजमेंट्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का मैसेज जो है वो आ गया यहाँ पर। अब शो IP राउट, ये देखें जी, ये राउटर जो है वो अपने सभी के सभी नेटवर्क्स के बारे में जानते हैं। सभी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन इससे जो है वो हासिल है। आप ये देख सकते हैं, ये D जो लिखा हुआ है एक्चुअल में ये EIGRP को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और EIGRP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए इसने 3 जो है वो नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है, जबकि बाकी 2 के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, जहाँ पे C लिखा हुआ है। अब हम चेक करते हैं पिंग कमांड दे के कि आया हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ठीक तरह से हो रही है या नहीं हो रही। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है। अच्छा जी, ये है हमारा 192.168.1.1 नेटवर्क। तो हम दूसरे नेटवर्क का IP एड्रेस जो है यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, 3.1 का जो मैंने प्रोवाइड किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है हो रही है, हमारा डाटा जो है वो सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। हमने 4 पैकेट्स जो हैं वो सेंड किए थे और 3 पैकेट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं हमारे डेस्टिनेशन को। एक पैकेट जो है पहली दफ़ा लूज़ हो जाता है, उसके बाद अब जब एक दफ़ा जो है वो राउटर जो है जान जाता है रास्ता, उसके बाद वो दोबारा फिर किसी किस्म का लॉस्ट जो है वो नहीं करता, पहली दफ़ा वो लॉस कर देता है, ठीक है। और ये यहाँ पर
पैकेट ट्रेसर के अंदर ही लॉस नहीं होता, बल्कि एक्चुअल में या रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी जब आप दो राउटर्स को या दो नेटवर्क्स को पहली दफ़ा कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो लॉस हो जाता है। और अभी हमने डिले के बारे में जो सा कहते हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो एक्चुअल में वो लॉस जो हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो राउटर के अंदर मौजूद बफर है वो एक ख़ास टाइम के बाद उसके अंदर मौजूद पैकेट्स को रिमूव कर देता है, क्योंकि पहली दफ़ा राउटर जो है बहुत ज़्यादा डिले टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से पहला पैकेट जो है वो रिमूव हो जाता है राउटर में से ज़्यादा डिले हो जाने की वजह से। अच्छा जी, आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो करके देखेंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगला जो मेरा होगा लेक्चर, उसके अंदर हम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी OSPF जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। और इन कॉन्फ़िगरेशंस के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीक जो है वो पूरे का पूरा जो है थ्योरी रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। फिर उससे जो नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर हम लोग लैन की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो शुरू करेंगे। यानी कि अभी तक हमने स्विच के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं की, बल्कि हम लोग स्विच को बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से एज इट इज़ वो आता है उसी तरह से उसे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्विच के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, इसके ऊपर भी जो है मुख्तलिफ प्रोसीजर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस वगैरह जो हैं, फ़िल्टर्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट जो है वीक के अंदर करेंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।